ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं अपनी, आपकी, हम सब की, समाज की, देश की, द आइडिया ऑफ इंडिया की। अब हमने एक सपना देखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, एक विकसित मुल्क, विजन 2047। राह साफ है या दरअसल साफ है क्या? टारगेट तो हमने सेट कर दिया, पर क्या हम उस राह पर चल भी रहे हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंच सके, उसे हासिल कर लें? यह आजकल एक नया विमर्श चला है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र बन गए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह हिंदू मुसलमान पर घमासान करके हम महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, युवाओं की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, खेतों में लहलहाती फसलें, साफ पीने का पानी। वो इंदौर में मर गए ना 16 लोग प्रदूषित पानी पीकर, या प्रदूषित हवा, इससे निजात मिलेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते तो हैं, लेकिन कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को अभयदान देता भी दिखता है हमारा न्यायिक व्यवस्था का ढांचा, फिर रोक भी लगती है। Be you ever so high, the law is above you। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कानून सत्यमेव जयते, बट शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। कानून का भी बेजा इस्तेमाल होता है क्या? आम आदमी का क्या हक मारा जा रहा है? विश्व गुरु हम बनने चले हैं, लेकिन 81 करोड़ 35 लाख लोग, अभी भी 5 किलो अनाज उन्हें दिया जा रहा है। यानी उन्हें अनाज ना मिले तो वो भूखे पेट सोएंगे। और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है। पर क्या हम अपने पथ से भटक रहे हैं? जब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कहें सदियों पुरानी घटनाओं का हमें बदला लेना होगा, प्रतिशोध लेना होगा, ये अजित डोभाल नया ज्ञान दे रहे हैं। जो कुछ देश में हुआ पहले उसका बदला लिया जाएगा। हम खुद को नहीं बदलेंगे तो किस राह पर हम जा रहे हैं? एआई का युग आ गया, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं, दोस्ती दुश्मनी की परिभाषा बदल रही है। वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब वो ट्रंप तो फ्रेंड तो रह नहीं गया, डियर तो छोड़ दीजिए। अब हम चीन के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, तो वो लचीला स्वभाव लाने की जरूरत पड़ रही है। पर यहां पर सिर्फ राजनेता नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, समाज, आप, मैं और पत्रकारिता, ये जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। सबसे बड़ी खबरें क्या हैं? हर बात पर हिंदू मुसलमान। रोज हम तोते ही लड़वाते रहते हैं, तोते क्या, मुर्गे लड़वाते रहते हैं, या हम खुद मुर्गा बन गए हैं? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, यह बेहद गंभीर मुद्दा है। हमें अपना टारगेट सेटिंग जो की हुई है, जो लक्ष्य हमने साध रखा है, उससे कहीं भटक तो नहीं रहे? आपकी राय का रहेगा इंतजार। तो देश में आजकल एक नया विमर्श शुरू हो गया है, या शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना है। संविधान की जो उद्देशिका है
द प्रियम्बल, वो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहली पंक्ति है संविधान की, तो बदल दो। ये विमर्श छेड़कर कान लंबे रास्ते से क्यों पकड़ने की कोशिश की जा रही है? और ये विमर्श किस लिए? अरे भाई, हमने तो एक उद्देशिका की बात हो रही है, एक उद्देश्य पहले ही हमने अपना सेट कर लिया है कि हमें विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है। तो ये विमर्श क्यों शुरू हो गया? कौन कर रहा है और शुरू? सरसंघ चालक मोहन भागवत, वो कह रहे हैं 20-30 वर्षों में हम विश्व गुरु तो बनेंगे ही, हिंदू राष्ट्र रहेगा, धर्म राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। भाई संविधान तो रोक रहा है, वो तो कहता है कि वी आर अ सेक्युलर नेशन। तो संविधान बदलने की भी तैयारी हो रही है। बस हमारी तैयारी की देरी है, इसके लिए लग जाइए, ये कह रहे हैं सरसंघ चालक। फिर वो कह रहे हैं हिंदू जब भी हारा आपसी फूट के कारण हारा, दुश्मन के बल या शौर्य से नहीं, आपसी फूट के चलते। एकजुट रहेंगे तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू एकजुट है, हमें आपस में बंटना नहीं है। जातियों में तो हम बटे ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं। एक बड़े तबके को शूद्र कहकर समाज के हाशिए पर सदियों से रखा जा रहा है, पर बताया जा रहा है हिंदू जब बंटता है तब कमजोर हो जाता है। यह बांटा किसने था? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो अब तक 7 सरसंघ चालक हुए हैं, उनमें से 6 ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों है? और 7वें जो बने वो एक राजपूत। तो ये हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? और इसमें चलिए सरसंघ चालक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, आरएसएस तो एनजीओ भी बताया जाता है कि एनजीओ है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या ज्ञान दे रहे हैं? अजित डोवल, जिनका काम राष्ट्रीय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वो पहलगाम में आतंकवादी 100 किलोमीटर अंदर सीमा को पार करके कैसे आ गए और हमारे 22 लोगों को मार दिया। ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हर युवक के अंदर आग होनी चाहिए। आग होनी चाहिए किस चीज के लिए? मैं बेहतर नौकरी खोजूंगा, मैं अच्छी तालीम शिक्षा हासिल करूंगा, मैं समाज में अपना योगदान बढ़ाऊंगा, मैं अपने मां बाप की सेवा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। सभ्यता पर हमले हुए, मंदिरों को लूटा गया, हमें इतिहास ने सबक सिखाया है, तो भूलेंगे तो त्रासदी हो जाएगी। ये आग चाह रहे हैं, बदला लिया जाए। सब कुछ अतीत में ही छिपा है दर्शकों। और समाधान मंदिर बनाने में निकाला जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, 1000 साल की शौर्य गाथा गाई जा रही है अभी सोमनाथ मंदिर की। तो अखिलेश यादव ये इटावा में लायन सफारी के सामने केदारनाथ धाम की तर्ज पर एक मंदिर निर्माण शुरू करने वाले हैं। क्षेत्रफल 50 बीघा होगा। मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा के ऊपर बन रहा है और मंदिर को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी देश में, वो तो बन गई हैं, वो काम तो पूरा हो गया।
गांव विकसित हो गए, पंचायत घर बन गए, सब स्कूलों में छत भी है, साफ पीने का पानी भी है। हाँ, वो इंदौर देश का लगातार 8 बार सबसे स्वच्छ शहर के सम्मान से नवाजा जो जा चुका हो, वहां पर साफ पीने का पानी नहीं मिलता। हम मंदिर बनाने चले हैं। और अकेले अखिलेश नहीं है, ममता बनर्जी भी साथ साथ कदम ताल कर रही है। चुनाव है ना, बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड ज्यादा लंबा ना खेल जाए, हिंदू लामबंदी ना हो जाए, तो दीघा रेलवे स्टेशन के पास 20 एकड़ जमीन पर यह जगन्नाथ मंदिर बना रही है। और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्माण होगा। भारत निर्माण तो हो रहा है, वो तो चल रहा है भाई। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। सबसे तेजी से विकास दर किसी देश की बढ़ रही है तो वो भारत है। 7.4% की हमारी विकास दर हुई है, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं है। 10 साल में जीडीपी 3 गुना हो चुकी है। 5 ट्रिलियन का वो सपना खैर अभी दूर है, पर पहुंच जाएंगे। डिजिटाइज हो रहा है भारत। 387 बिलियन डॉलर का निर्यात बढ़ गया है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन 9 गुना हो चुका है। अच्छी बात है, पर अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी तो देखनी होगी ना। जीडीपी का आंकड़ा बता देते हैं, जीडीपी पर कैपिटा हम नहीं बताते। काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो आंकड़ा खा जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी पोल खुलती है। 140वां नंबर है हमारा प्रति व्यक्ति आय में, 140वां। 121 देशों का सूचकांक है भुखमरी का, 108वें नंबर पर आ गए हम। तभी तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। किसानों की आय दोगुनी होनी थी 31 दिसंबर 2022 को, 2026 में आ गए, आय तो दोगुनी नहीं हुई। उल्टा जो विशुद्ध किसानी से एक किसान कमाता है, अब उससे ज्यादा वो मजदूरी से कमाने लगा है। यानी कि किसान मजदूर बन गया है। आत्महत्या के आंकड़े तो जिताए जाते हैं, आत्महत्या क्यों की ये नहीं बता रहा है एनसीआरबी 2016 से। और संसद और विधानसभाओं में यह तक बताया जा रहा है, अरे प्यार में धोखा खाने के चलते किसान खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बेतुके तर्क, बेफिजूल बातें वो की जाती हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि जहां ये आंकड़ा 2016 में 42 मतलब जो लोग रोजगार लेना चाह रहे थे 42.1% था, ये गिरकर 37.7% हो गया है। कितने लोगों को नौकरी मिली है ये नहीं बताएगी सरकार। 2 करोड़ हर साल रोजगार दिए जाएंगे, 22 करोड़ रोजगार दिए जा चुके होते अब तक, आंकड़ा नहीं है सामने। कहेंगे नहीं जी बेरोजगारी दर घट रही है, ईपीएफओ के आंकड़े निकाल लाएंगे, कभी कोई दूसरा आंकड़ा निकाल लाएंगे। सड़कों पर युवा लाठियां खाने को मजबूर हो जाएगा। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। 11 साल का इंतजार है अभी, 11 साल। 7 साल वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला 7 साल हो गए लटक रहे हैं। लोग नौकरी भी मिल गई यूपी में, अब वो नौकरी चली गई। पर फिर कह दिया जाता है इंटर्नशिप योजना लाएंगे। इंटर्नशिप 500 बड़ी कंपनियां इस देश में अगले 5 सालों में हर साल 20 लाख युवाओं को, यानी कि हर कंपनी 4,000 युवाओं को इंटर्नशिप पर रखेगी। गाजे बाजे के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया।
अक्टूबर 2024 में ये शुरू हुई। अब तक दर्शकों कितने लोगों ने अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए? 1 करोड़ 5 साल में, तो हर साल 20 लाख। अब तक अप्लाई किया है 52,600 लोगों ने। इंटर्नशिप प्रस्ताव स्वीकार हुआ 16,060 कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का 16,060। बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ दी, पैसे इतने कम मिलते हैं। 6,618, 10,000 लोग रह गए। और ऑफर लेटर कितनों को मिले? 95, 95। कह रहे हैं 1 करोड़ को इंटर्नशिप करके रोजगार मिल जाएगा। जैसे कि कौशल विकास की बात होती है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें एनरोल कितने लोग हुए? 1 करोड़ 42 लाख 65,716। कितनों को प्रशिक्षित किया गया, यानी कि कौशल विकास हुआ? 1 करोड़ 37 लाख 24,226। और प्लेसमेंट कितनों को हुई? 1 करोड़ 37 लाख में से नौकरी कितनों को लगी कि भाई कौशल विकास हो गया? 21,84,000। 21,84,000। और यह 2020 से पहले का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा ही नहीं है। विश्व गुरु बनने चले हैं। एक एयरलाइन अपनी मनमानी करके, ढिठाई करके, पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर पूरे देश को घुटनों पर ला दिया। मैं इंडिगो की बात कर रहा हूं। और क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई इंडिगो पर? 1-2 कोई इंस्पेक्टर्स वगैरह, छोटी मछली पर कार्रवाई हुई, बाकी खत्म। ऑल इज वेल। फिर से वही काम शुरू हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो मैंने जिक्र किया ही। अब 1-2 बातें और आपको बता देता हूं। देश में जो आप में आम आदमी है, कमाई तो क्या बढ़ रही है, कर्ज हमें कितना लेना पड़ रहा है। हम वी वर अ सेविंग सोसाइटी, बचत हमारा मूल मंत्र होता था। हम घबराते भी बहुत हैं, एक हमें सुरक्षा कवच चाहिए होता था। 2013-14 में जीडीपी के मुकाबले हमारी बचत 32.1% थी। 23-24 में यह हो गई है 18.1%। अपनी जमा जोखू उसका इस्तेमाल करने पर आम आदमी आप में मजबूर हो रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी, वो सहारा, वो कमजोर होता जा रहा है। उसी में से हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे को। प्रति व्यक्ति औसत कर्ज मार्च 2023 में 3,90,000 था, ये 4,80,000 हो गया मार्च 2025 में। 2 साल में 23% और कर्ज बढ़ गया है आप पर और मुझ पर। और भारत सरकार जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, अब वो 225 लाख करोड़ हो चुका है। 31 मार्च 2025 का आधिकारिक आंकड़ा 182 है। 225 लाख करोड़ के करीब कर्ज हो चुका है। तो हिंदू राष्ट्र बनने से ये सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिंदू राष्ट्र है बनना, फिर से गौर कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र है बनना विकसित देश महज एक सपना, और हिंदू मुसलमान घमासान महंगाई बेरोजगारी का समाधान। बस हिंदू मुसलमान पर घमासान करते रहिए, हर चीज का समाधान निकल जाएगा और बन जाएंगे हम विश्वगुरु। चर्चा में आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया है। यह बेहद ही संजीदा, संवेदनशील और राष्ट्रहित का मुद्दा है, तो देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को मैंने न्योता दिया है। मेरे साथ विजय त्रिवेदी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। शीतल सिंह, एक और वरिष्ठ पत्रकार। अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी अभी जुड़ने वाली हैं, वो हमारे साथ। राकेश शुक्ला स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री, एक और वरिष्ठ पत्रकार,
किसी परिचय के इनको भी जरूरत नहीं है। और दिबांग भी गैंगटॉक की खूबसूरत वादियों से, साफ हवा से नोएडा और दिल्ली के प्रदूषण में प्रवेश कर चुके हैं। पर यहां पर बनना तो हमें विकसित राष्ट्र था, विश्व गुरु बनना था। ये यकायक विमर्श कैसे शुरू हो गया दिबांग कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना है? और ये जो हिंदू राष्ट्र वाला जो नारा है संदीप, ये तो काफी पुराना है, ये नया नहीं है। नहीं, पर अब एकदम विमर्श में कह रहा हूं, इस वक्त छेड़ा जा रहा है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं, और 1000 साल का यशोगान हम सोमनाथ का भी कर रहे हैं, शौर्य गाथा भी बता रहे हैं। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है संदीप कि अभी पहले अचानक से ये बढ़ गया है। आप देखिए कि जो महाकुंभ हुआ था पिछले साल, उसमें तो बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, एक बाकायदा संविधान आ गया था। हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, जिसमें कहा गया कि जो मुसलमान हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। उसमें कहा गया कि जो राजधानी है वो वाराणसी में होगी। उसमें कहा गया कि हर एक के लिए सैन्य ट्रेनिंग जरूरी होगी। तो ये नहीं, वो समाज में कुछ कट्टर लोग होते हैं, वो एक लोग अपना विचार रख दें, वो अलग बात है। पर यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं प्रतिशोध लेना होगा, हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए कि अतीत में जो हुआ उसका बदला लेंगे। तो ये डोभाल साहब का ये रंग है और ये समय समय पर दिखता रहता है। और ये अभी एक पहलगाम में आतंकी आकर घुस जाते हैं, अभी तक किसने वो साजिश रची, वो उसका भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ। पुलवामा का भंडाफोड़ आज तक हमें पता ही नहीं लगा। वो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान कैसे मरे, कैसे एक गाड़ी आरडीएक्स से भरी हुई वो उस बस से आकर टकरा गई। अगर आप पहलगाम में है और आपको कुछ कहना है तो आप उस बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। उस बारे में तो सवाल इतने हैं कि जिनके आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप कुछ तो बात करेंगे। वो ये तरीका है बात करने का, यही है जहां पर वो कुछ बोल सकते हैं। ये जो लगातार विश्वगुरु वाली जो बात है, जो आपने बहुत कायदे से उठाई, आप ये देखिए कि भारत कितना खर्च करता है शिक्षा पर, 4.5%, 4%। आप अगर विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा पर जरूरत होनी चाहिए 6%। आपने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दिबांग, मेरे घर में भी एक मंदिर है, पर मंदिर बनाने से आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा क्या? और इसमें ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है। यही मेन विमर्श बन गया है। बिल्कुल, अगर आप लगातार ऐसी बात करेंगे मंदिर वाली, तो वो भी उस लाइन में शामिल होना चाहते हैं। पर अगर आप एजुकेशन पे ही रहें, चाइना में कितना खर्च होता है? 11% खर्च करता है चाइना। भारत में केवल 1% R&D पर खर्च होता है जीडीपी का। चीन में 2.6% होता है। ध्यान रहे कि उनकी जीडीपी आपकी जीडीपी से 5% ज्यादा है। मैं एक चाइना एक्सपर्ट का वीडियो देख रहा था दिबांग, जो BYD कंपनी है, जिसने अब टेस्ला को भी मात दे दी है, दांत खट्टे कर दिए ई कार्स को लेकर। मैं भी यहां पर बता दूं दर्शकों, एक ई कार ही इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल। तो BYD के संस्थापक बोल रहे थे कहीं, और इन सज्जन का उसके बाद नंबर था। तो BYD के संस्थापक क्या बताते हैं कि मैंने अपनी सरकार से कहा कि मुझे रिसर्च के लिए $1 बिलियन चाहिए, एक आंकड़ा दिया। सरकार ने क्या कहा, 15 बिलियन लो, टारगेट सेटिंग करो, टाइम बताओ कब तक टेस्ला को पीछे छोड़ दोगे। वहां पर 1,20,000 इंजीनियर्स सिर्फ रोबोटिक्स में लगे हुए हैं, 1,20,000। देखिए, मैं चीन घूमकर आया हूं, 2 बार घूमकर आया हूं, और मैंने इसी एंगल से वहां पर काम किया है। रिपोर्ट्स की हैं जो ABP न्यूज पर ही चली। आप ड्रोन के जो बिलियनर हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के दुनिया के पहले बिलियनर हैं। और वो कहाँ के उनकी नागरिकता? शंघाई में रहते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही हो, जिस तरह से रिसर्च हो रही है, मेडिसिन पे मैं इतना पढ़ रहा हूँ आजकल, जिस तरह से मेडिसिन में चाइना में रिसर्च हो रही है, और जिस तरह के नए नए पेपर्स आ रहे हैं, जिस तरह के पेटेंट्स हो रहे हैं, चीन इस समय सबको मात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप रिसर्च एक चीज और मैं यहां पर जोड़ दूं, मैं भी आप ही की तरह 20 साल पहले गया था शंघाई। 2004 में मनमोहन सिंह ने कहा था, एक सपना देखा था, जैसे हमें सपने देखने की हमें बड़ी आदत है, कि मुंबई को शंघाई बनाएंगे।
मैं शंघाई जब गया दिबांग, और दर्शकों आपको बता रहा हूं 20 साल पहले की बात, शंघाई के एयरपोर्ट से डाउनटाउन जो उनका पुदोंग है, मैंने मैगलेव, जो हम ट्रेनों की बड़ी बात कर रहे हैं, 42 किलोमीटर का फासला, 2 जगह ट्रेन रुकी, तीसरा स्टॉप मेरा था दर्शकों, 7 मिनट में पहुंच गया। 420 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही थी। और हम, मुंबई तो बन गया शंघाई, जैसे क्योटो बन गया वाराणसी, बस ये कह देने मात्र से काम हो जाएगा क्या? मैं गया, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये जो सुपर फास्ट ट्रेन वहाँ चल रही हैं, बुलेट ट्रेन्स, आप बीजिंग और शंघाई के बीच दूरी उतनी है जितनी दिल्ली और मुंबई के बीच में है। जो आप हवाई जहाज से दूरी कवर करते हैं वो वहाँ ट्रेन से पूरी कर सकते हैं। मैंने वो पूरी की। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप विश्व गुरु थे जब दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आप अब लिस्ट उठा के देख लीजिए, भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आती हैं इस समय दुनिया में? कोई भी आती है? कोई नहीं आती है। 100 से 200 के बीच आप IIT दिल्ली, IIT बैंगलोर, IIT मद्रास को ले सकते हैं। है ही नहीं। जब आप गिनती में नहीं हैं, आप विश्वगुरु कैसे बन सकते हैं? तो ये एक नारा तो है। आसान रास्ता है क्या? आसान रास्ता है कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, उसमें ध्यान लगाना आसान है, मंदिर निर्माण आसान है, वो 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाइए तो एक नारा है। हाँ, नारा उस है। नारे के नहीं, पीछे, उस मंदिर नारे निर्माण के की बात कर पीछे, रहा हूं। उस नारे के पीछे आप ये देखिए कहाँ हैं इस समय मोहन भागवत, कहाँ कहाँ उन्होंने, बड़ा चुनाव होने वाला है राज्य में। उस नारे के पीछे आप हिंदू को एकजुट कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? अगर आप देखें तो वो साफ कह रहे हैं कि भाई सब दलितों लोग पर अत्याचार थम गए। हिंदू समाज बटा हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं कि बटा हुआ, कि बटे हुए, जब हम बटते हैं तभी नुकसान होता है। हम तो हमेशा से बटे हुए थे। वो सबको बताना चाह रहे हैं कि सब बराबर थे। आप तैयारी पूरी रखिए, आप सब एकजुट होइए, अगला जो चुनाव आएगा उसमें बीजेपी को वोट दीजिए। ये उनका एक संदेश है। शीतल, आप इस संदेश के तहत ये बयान आ रहे हैं। शीतल, आप तो गांव देहात में रहते हैं और दुनिया भर घूमते भी हैं जी। ये जो विमर्श शुरू हुआ है, और हिंदू बटेगा तो नुकसान होता है, देश का तभी नुकसान होता है, हमें कोई बल या शौर्य से कभी हरा नहीं पाया, हम तो कभी बटे ही नहीं थे। नहीं, ये सीधे सीधे चुनावी बातें हैं और राजनीतिक बातें हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। ये बुनियादी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बुनियादी काम कोई हो नहीं रहा है। और हिस्ट्री में जो हमारा अभी 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का भारत है, 2-3 हमारे साम्राज्य रहे हैं पहले इतिहास में, बहुत पहले, जो इससे थोड़े से एक आध बड़े थे, एक आध इसके बराबर ही थे। वो चूंकि अफ़गानिस्तान के सीमा से और बलूचिस्तान की सीमा से और नीचे बंगाल, जो अब बांग्लादेश में बदल गया, वो हिस्सा भी मिला लेते थे हम, तो ये हमारा बनता था। दक्षिण में दूसरे हमारे चोला साम्राज्य वगैरह थे। एक गुप्त साम्राज्य हमारे यहाँ चला है 400-500 साल आप कह सकते हैं, जो एक काफ़ी बड़ा था, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था। लेकिन उस समय वैष्णव भी थे, उस समय शैव भी थे, जैन भी थे, बुद्ध भी थे, सब तमाम लोग थे, तमाम तरह से थे। और इस तरह से हिंदू राष्ट्र कोई चीज़ हमारे सामने नहीं थी। और वो जो उसके पहले जो सबसे बड़ा हम सम्राट अशोक का कहते हैं, तो वो तो आप जानते ही, सभी लोग जानते हैं कि वो बुद्ध धर्म को उन्होंने अंगीकार कर लिया था। तो ये जो पूरी परिकल्पना है, एक तो ये पूरी सामंतवादी विचार है, इस तरह से कोई राज्य को सोचना। जैसा हमारे पड़ोसियों ने पाकिस्तान में उसको एक इस्लामिक राज्य सोचा, और उन्होंने वो जो 400-500 साल की भारत की हिस्ट्री है, मतलब नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना भी है और कोई नहीं रोक सकता इसे, और तैयारी की देरी है, तो पहले तो संविधान बदलना पड़ेगा। पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि वी आर अ सेक्युलर नेशन। जिन टर्म्स में हम हिंदू राष्ट्र को सोचते हैं, वो टर्म तो हमारे यहाँ लागू होता है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के मैक्सिमम सदस्य, विधानसभाओं के मैक्सिमम सदस्य, अधिकतम मुख्यमंत्री, सारी कोर्ट्स, सारा प्रेस, सब तो हिंदू ही तो है। और तो हिंदू खतरे में है, हिंदू बटा हुआ है, या दरअसल ध्यान बटाना है। शीतल, असल समस्याएं आप बस कह दीजिए, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई, जीडीपी पर कैपिटा भी तो देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय में हम 140वें नंबर पर हैं। ध्यान बटाना और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जीतना, इसके अलावा इस हिंदू राष्ट्र का और कोई मतलब नहीं। और हम बहुत सारी हंगर इंडेक्स वगैरह में दुनिया के सर्वोच्च जो पिछड़े और पुअर देश हैं उनमें से शामिल हैं। ये इससे शर्मनाक क्या होगा?
और यूनिवर्सिटी वगैरह का भी दिमाग ने बताया ही। तो हम जो राष्ट्र कोई बड़ा कैसे बनता है, नहीं, उसके मंदिर निर्माण institutions- आसान है, शहर निर्माण बड़ा मुश्किल हो जाता है। 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी, सबसे स्मार्ट सिटी जो भारत में है इंदौर, वहां पर पानी की हालत हमने देख ली। और अरे उस पर गाजी- सफाई क्या, उस पर फोकट का सवाल और घंटा कह के बात निकल जाती है। अरे गाजियाबाद पिछले 5 साल से हर साल दे रहा है कि आप जो पानी पिला रहे हैं नलों से, उसमें वो सब है जो बाथरूम में होता है यार, उसका नाम भी लेना बदबू आएगी। ये हम 5 साल से लगातार। नहीं नहीं, आपने कहा बाथरूम में होता है, पर अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, बाथरूम वाला पानी भी पी सकते हैं आप तो। हाँ, कल हम और अभय जी यही बात कर रहे थे, वहां सब जगह टैप वाटर आराम से पीने लायक होता है। हमारे टैप वाटर में 5 साल से हर साल की रिपोर्ट आ रही है कि उसमें वो सब सीवर का पानी मिला हुआ है, और हम ठीक नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में भी हो रहा है। इंदौर जो सबसे साफ शहर था, वहाँ 17-18 लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग अस्पतालों में गए हैं। खुद दिल्ली में, नोएडा वगैरह में पानी, हमारे सहयोगी आशुतोष को अस्पताल जाना पड़ा इसी वजह से। बहुत लोग इस समय परेशान हैं पेट की बीमारियों से। तो हम तो एक सामान्य पीने का पानी अपनी आबादी को 80 साल में आज़ादी के बाद मुहैया साफ साफ कराने की हालत में नहीं। राजधानी में, राजधानी और राजधानी के चारों तरफ हम ये दावा नहीं कर सकते एनसीआर में कि हमने सीवर लाइन और पीने के पानी की लाइन साफ साफ रखी है। तो और आप ये तो निश्चिंत होकर बिल्कुल टैप वाटर सबसे पीजिए। बेयर मिनिमम जो होता है, राइट टू लाइफ में जो चीजें आते हैं, साफ हवा नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, पर जी। उससे भी बड़ी समस्या अभय दुबे, वो है रोजगार, एक अदद नौकरी। हम जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की ताल ठोकते हैं कि 35 साल से कम 65% आबादी है हमारे देश की, तो वो रोजगार को लेकर जितना अवेलेबल लेबर फोर्स है वो भी लगातार घटता जा रहा है। साल दर साल युवा मार खा रहे हैं, लाठी बांधी जा रही है उन पर, पर्चे लीक हो रहे हैं। युवा का निर्माण जरूरी है राष्ट्र निर्माण में, या कोई और निर्माण की जरूरत है पहले? संदीप जी, आप बड़ी गड़बड़ बातें करते हैं। ये सब बातें करना, मैं आपको चेतावनी भी दे रहा हूं और सलाह भी दे रहा हूं कि ये सब बातें करना बंद कर दीजिए आप। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो आप प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल उठा देते हैं, कभी आप किसानों की आमदनी का सवाल उठाते हैं, कभी उनकी आत्महत्या का सवाल उठा देते हैं। तो फिर और सबसे बुरी बात यह है कि आप बेरोजगारी की बात करते हैं। ये बात आपकी, मेरे ख्याल से जितनी आपने आज बुरी बातें की हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुरी बात है। और जब आप हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चर्चा करते हैं, तब हमें ये याद नहीं रहता कि अजीत डोभाल विवेकानंद फाउंडेशन से होकर सरकार में आए हैं। विवेकानंद फाउंडेशन, इसमें नृपेंद्र मिश्रा थे, जिसके अंदर विवेक देवरॉय थे, जिन्होंने मोदी जी की सरकार को संभाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विवेकानंद फाउंडेशन से हो या ना हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा सरोकार विवेकानंद से जरूर है। विवेकानंद जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते थे, क्या वो कभी इस हिंदू राष्ट्र की ये जो परिकल्पना आज की जा रही है, विवेकानंद ने कभी इसका साथ दिया? कभी ये सपना देखा? 1896 का उनका सैन फ्रांसिस्को का सबसे मशहूर भाषण, इनमें दम है तो सुन लें या सुना दे सबको। ठीक बात। संदीप जी, ना तो इनका विवेकानंद के विचारों से कोई सरोकार है, ना इनका अंबेडकर के विचारों से कोई सरोकार है, ना गांधी के विचारों से सरोकार है, ना सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से इनका कोई सरोकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक संगठन है। उसी के गर्भ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज है, और उसके जरिए संघ सत्ता के ऊपर काबिज है। इस देश में आप सही तरीका ये होगा, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा हाइफन संघ की सरकार है, या संघ हाइफन भाजपा की सरकार है। तो इसमें जब सरकार कहती है, ऐसी बात नहीं है, सरकार तैयारियां करती है, कोशिश करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई, पर इस योजना में 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास तो हुआ, नौकरी मिली सिर्फ 21 लाख को, 18% से भी कम। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 95 कैंडिडेट्स की को ऑफर लेटर मिले हैं, 95 लोगों को 2024 अक्टूबर से अब तक। हर साल 20 लाख लोगों की इंटर्नशिप होनी थी। देखिए, आपका जो आक्रोश है वो अपनी जगह है, इस आक्रोश में हम भी अपनी आवाज मिला सकते हैं।
शीतल दी भी अपनी आवाज मिला सकते हैं, विजय भाई भी अपनी आवाज मिला सकते हैं, हम सब लोग इस आक्रोश में, दिबांग भी आवाज मिला सकते हैं, हम सब लोग इस आक्रोश में अपनी आवाज मिला सकते हैं। एक अहम सवाल आया है, एक अहम सवाल आया है। रोशनलाल भट्ट हैं, उत्तराखंड वासी हैं, बागेश्वर में रहते हैं। वो कह रहे हैं क्या ट्रंप ने जो झटका दिया उसकी वजह से विकसित भारत का नारा हिंदू राष्ट्र में बदल गया? नहीं नहीं, वो पहले से चल रहा है। मैं तो पहले आपके मंच पे ये कह चुका हूं कि 2024 में बहुमत खोने के बाद में इन लोगों ने तय किया कि इनका जो कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथी कोर वोट है, उस कोर वोट को 15% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। उसके लिए ये खुली छूट दी गई है कि हर तरह के अल्पसंख्यक को मारो, उसके खिलाफ डिस्कोर्स चलाओ, उसके खिलाफ नैरेटिव चलाओ और जो मन में आए करो। और सरकार जब अपनी खाना पूरी के लिए जिम्मेदारी पूरी कर दे, गिरफ्तारी और रिहाई की, उसके बाद मालाएं डाल के उन सबका स्वागत करो, ढोल मजीरे बजा के उत्सव बनाओ। नहीं, पर ऐसा नहीं है कि कुछ उपलब्धियां हैं ही नहीं भारत की। राकेश शुक्ला जी, भाई जीडीपी 3 गुना हो गई है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 7.4% पिछली तिमाही का हमारा विकास दर था, और निर्यात भी 2 गुना हो चुका है, डिजिटल लेन देन 9 गुना हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, पर इन बातों को और मजबूती देने के बजाय ये राह क्यों बदली जा रही है या नहीं बदली जा रही? नहीं, राह तो कहीं नहीं बदली जा रही। देखिए, हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं है, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ी, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो अपने लंदन के वकील थे, उन्होंने सीमांकन किया कि जो हिंदू बहुल इलाका भारत में रहेगा, मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाएगा। अब आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 नहीं, को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में घोषित हुआ ना, वो इस्लामी मुल्क है, हमने कहा हम सेकुलर मुल्क है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि कागज पे ये घोषित नहीं हुआ कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र है भारत, ये नहीं हुआ, लेकिन मानस तैयार हो गया था। मानस किसका? आरएसएस का या देश का मानस? मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए तो पहले मेरी बात। अब आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए। नहीं, मैं पहले उसी पे मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं RSS उसी पे आ रहा हूँ। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए। देश में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां जाके समुद्र में समाहित हो जाती हैं। ये सारे मुद्दे आपके हिंदू राष्ट्र में समाहित हो जाते हैं। अब हमें, ये तो आरएसएस की सोच है ना। आरएसएस ने संविधान ही नहीं माना, 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। अब देखिए, ये आरएसएस की सोच और अब वो कह रहे हैं कि अब ये देश के बदलाव नागरिकों करने की सोच है। इसको कैसे आप अलग करेंगे? बस हमारी तैयारी की देरी है, हिंदू राष्ट्र बनाना तैयारी की देरी है, तो मतलब संविधान उसमें सबसे पहले बदला जाएगा। तो भाई पहले मौजूदा सूरत हाल नहीं बदल। देखिए, जब मानस तैयार हो जाएगा तो मानस तैयार होने के बाद कागज तैयार करना आसान हो जाएगा। मानस तैयार करना हिंदू राष्ट्र के लिए वो जरूरी है कि विकसित राष्ट्र के लिए अपना जहन तैयार करना, मानस तैयार तो वही करना हम बोल रहे हैं कि जरूरी जब 2047 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के हिसाब से 100 वर्ष जब पूरा होगा, उसी के लिए विकसित हिंदू राष्ट्र 2047 का लक्ष्य रखा गया है। और उसमें कहा गया है, ये नहीं कहा गया घोषित तौर पे कि विकसित हिंदू राष्ट्र तो बनाया हिंदू जाएगा राष्ट्र 2047 में। लेकिन वो 100 वर्ष का ही आप देखिए। हिंदू राष्ट्र बनने से इंदौर में तो 1989 से बीजेपी हर चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा सारे चुनाव जीतती आई है। 3 इंजन की सरकार 3 जनरेशन। तो वहां पर तो हिंदू राष्ट्र की पूरी परिकल्पना स्थापित हो चुकी है। 3 तो इंजन, वहां 16 लोग कैसे मर गए दूषित पानी पी के? मैं बोलता हूँ 3 इंजन की सरकार है वहां। 3 इंजन की है ना, 3 इंजन तो की वो सरकार बन गया, वो स्मार्ट सिटी बन गया। अब देखिए, स्मार्ट सिटी में, देखिए हम बार बार राजनीतिक ले आते हैं। स्मार्ट सिटी में, दिल्ली में जब उसको सबसे बड़ा देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलता है, तो पुरस्कार लेने कौन आता है? मंत्री, कमिश्नर और सेक्रेटरी। क्या किसी स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाले को या सीवर में काम करने वाले को भेजा जाता है कि दिल्ली में जाके पुरस्कार लो? लेकिन ठीकरा किस पे फोड़ा जाता है? तब सुधार हमने कराया, अब बिगाड़ इनके कारण हुआ। ये कहाँ की नीति हुई? भाई, यदि सुधार आपने कराया, उसका क्रेडिट आप ले रहे हो, तो बिगाड़ में भी आपकी भूमिका है। राकेश भाई, बात ये है, हिंदू राष्ट्र बनने से देश का कल्याण है या विकसित मुल्क बनने से देश बनने में हमारा कल्याण है? हम कह रहे हैं कि एक पैटर्न ये चलाया रहा है कि विकसित हिंदू राष्ट्र बनेगा 2047 में। अच्छा, आप उस रास्ते को देखिए ना, तो उसमें आप भारत को और हिंदू राष्ट्र को अलग करके मत 20 देखिए। करोड़ से ज्यादा आबादी का कोई स्थान नहीं है। भाई, बहुसंख्यक कौन है? अच्छा, हिंदू। हाँ। तो हिंदू यदि 80% भारत में है, यदि हम उसका मानस तैयार करते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए,
उसका तैयार हो रहा है। तो 80% तो को फिर हमें तो फिर- बीजेपी को हमें- या आरएसएस को हमें- वोट दे देना चाहिए। हमें फिर देखिए, अब एक तरह से मानस देखिए, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की पक्षधर है। हिंदू राष्ट्र की पक्षधर पार्टी को वोट संविधान कितना बदल मिलता- दीजिए, 370 हटाया, उद्देशिका में हटा दीजिए, कह दीजिए वी आर हिंदू नेशन। हिंदू राष्ट्र की पक्षधर पार्टी को इस देश के 23 करोड़ 59 लाख लोग वोट देते हैं, और हिंदू राष्ट्र की पक्ष नहीं लेने वाली पार्टी कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख लोग वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे तो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर पार्टी का सपोर्ट बढ़ रहा है ना। तो यदि बढ़ रहा है तो उसे और आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है? तो फिर तो प्रधानमंत्री को 8-8 मुल्कों का अभी दौरा करके आए, इस्लामी मुल्कों का, और वहां पे सर्वोच्च सम्मान भी लेकर आए, वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र को पटवारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, मानस की आवश्यकता है, और तो वही मानस मानस तैयार ऐसे किया जा बनाया रहा है। जाएगा कि अजित डोभाल कहेंगे कि सदियों पुराना प्रतिशोध लेना है, मन में आग होनी चाहिए। अब यार युवा पीढ़ी को न संबोधित कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी के सामने एक नया विकल्प तो, नया संकल्प तो रखना अच्छा, पड़ेगा नया ना। विकल्प ये है कि मन में आग होनी चाहिए प्रतिशोध लेने की। विजय त्रिवेदी, ये आग नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, देश की तरक्की में योगदान करना है, प्रतिशोध लेना है। संदीप भाई, अभी जैसे अभय जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ कि आप 40 मिनट से बुरी बात कर रहे हैं, और राकेश शुक्ला जी ने बारीक बात की है। जो शब्द अभी तक नहीं आया वो राकेश जी ने आगे रख दिया, आपके विकसित हिंदू राष्ट्र 2047 का, और वो बहुत बारीक बात कह रहे हैं, जो जिसके आप सबसे ज़्यादा सपोर्टर हैं डेमोक्रेसी के, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के। उन्होंने कहा जिसके पास जिस पक्ष का, जिस मानस का सबसे ज़्यादा वोट है, वो तैयारी हो रही है, और आप तो बड़े डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं। नहीं, मैं तो डेमोक्रेसी तो का, यदि तो 50 उसका करोड़ लोग, मतलब 40 करोड़ लोग, उसका ये मतलब बहुमत। ये हुआ 2011 से ममता बनर्जी राज कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, वो जैसा चलाना चाहें वैसे चलाएं। फिर एमके स्टालिन वहां पर राज कर रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं, वी आर नॉट ए यूनिटरी नेशन, हम एक संघीय ढांचा हैं। विजय त्रिवेदी, मैं बात कह रहा हूं सर कि नहीं, आप जो बात कर रहे हो ठीक है, मैं उस पर कहाँ कंट्राडिक्ट कर रहा है, आपकी बात का कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ राकेश शुक्ला जी को समझिए। राकेश शुक्ला जी बहुत बारीक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मानस तैयार कीजिए, फिर कागज तो तैयार हो ही जाएगा। समझे? तो कागज तैयार अच्छा, तो करने के बाद अभी मानस तो तैयार, कागज पर तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, मतलब हिंदू अब राष्ट्र की युवा बात नहीं है। को फिर उस- हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत रहना है। ये नहीं कि हमें विश्वगुरु बनना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें मजबूत उद्योग जगत की नींव रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और तेजी से आगे बढ़ाना है। वो 25% होना था ना जीडीपी का योगदान मैन्युफैक्चरिंग का। 11 साल पहले 16% था, अब घट के 12.5-13% हो गया। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। नहीं, उस पर सब पर ध्यान देना है। और आपने जैसे बताया कि जीडीपी आपकी बढ़ गई है, इकोनॉमी आपकी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गई है, वो सब भी हो रहा है। वो तो निरंतरता और फिर होती है एक ना, और तर्क है, वो एक जिसको कहा निरंतरता जाता है होती कि है ना, उसमें आपकी बचत भी तो घट गई। विजय भाई, जितनी देश की जीडीपी है उसका 32% आप बचा कर रखते थे। बचाते हैं ना आप भी, सेविंग्स करते हैं, मैं तो करता हूं भाई, पता लगे बुढ़ापे में। और आज तो वैसे ही मुझे खुद ही सचेत कर रहे हैं अभय दुबे की ऐसी ऐसी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए, तो बचत ही काम आएगी। तो वो 32% से हाँ, तो मैं घटकर अभय जी के साथ 18% हो गई। वो नहीं है। औसत कर्ज, और मेरे ऊपर तो कर्जा है, बकरा किस्तों पर हूं भाई, ईएमआई पर जिंदगी चलती है। सर, 3,90,000 रुपए, एक मिनट सुनिए ना, 3,90,000 रुपए जो कर्ज था प्रति व्यक्ति, वो 4,80,000 हो गया है। 2 साल में ही 23% बढ़ गया। और सरकार पर भी कर्ज है 225 लाख करोड़ का। सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है ना। मैंने इसलिए पहले कहा कि अभय जी के साथ सहमत हूं। मैं आपकी बात से हूं कि नहीं हूं, लेकिन अभय जी की बात से सहमत हूं कि आप बुरी बातें करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि एक और तर्क गढ़ा जा रहा है कंट्राडिक्शन का, कि ये कहा जाए कि जब हिंदू राष्ट्र की या इस तरह की बात की जाए, हिंदुत्व का और विकास में कंट्राडिक्शन नहीं है।
एक ये नया तर्क भी गढ़ा जा रहा है, इस तर्क के साथ भी आगे बढ़ा जा रहा है। फिर क्योंकि आप यदि उसका खिलाफ कहेंगे तो आपको बता सकते हैं ना कि ये चीज़ें बड़ी हैं, सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और कुछ बनाने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बाकी बारीक एजेंडा बात को पूरा हो समझ- गया और उसको कंपैरेटिव तो कर नहीं सकते। लेकिन मुझे केवल हैरानी इस बात पर है कि हम लोग ऐसा मानते थे, मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि समझदार वो होता है जो दूसरों से सीख लेता है। तो समझदारी के लिए जैसे राकेश जी ने कहा, पाकिस्तान तो धर्म के नाम पर बना ना, तो जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बना, उस देश की हालत समझ लीजिए। और मैं दुनिया और बता रहा हूँ आपको कि दुनिया भर में देख लीजिए कि जो देश सेकुलर हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर स्थितियों में हैं, केवल कहने के लिए नहीं है, बेहतर स्थितियों में हैं। अमेरिका जैसी दुनिया की बात करें, आज वहाँ पर कुछ बड़ा अलग चल रहा है, लेकिन सेक्युलरिज्म, सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ की बात करना, ये सब महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं इस पर आज तो मैं केवल इस बात से बहुत सहमत हूँ कि मानस पहले बनाइए और कागज बाद में अपने आप आ जाएगा। जो आप रोज रोज मानस कहते भी बनाया रहेंगे जा ना, रहा है, पहले दो कहते थे कि धाराएं मंदिर चल रही बनेगा हैं। कि ठीक नहीं है, मैं बनेगा। विजय भाई आपने सही चीज पकड़ी है, नब्ज पकड़ ली। दरअसल दो विचारधाराएं चल रही हैं। क्या एक जो राकेश भाई ने कहा कि विकसित राष्ट्र तो बनना है, वो हिंदू विकसित राष्ट्र बनाना है जी। अब उसमें बाकी समस्याएं क्या गौण हो जाती हैं, या जो विजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि दरअसल अगर आप कट्टरवादी सोच के मुल्क बनेंगे, इस्लामी मुल्क बने हुए हैं जैसे, वो कोई ऐसा बेहतरीन काम नहीं करेंगे, पर करने वाले कुवैत तरह के अलग एग्जाम्पल्स भी हैं। तो क्या हम गलत राह पर जा रहे हैं, या हम दरअसल असल मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पा रहे? संदीप भाई, हिंदू राष्ट्र जो है दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा स्वरूप में है, और मैं तो इसको पुरानी भाजपा को भी जोड़ कर देखता हूँ, उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ कदम दर कदम बढ़ रहा है। राम मंदिर बन गया, ध्वज लग गया, पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई, सब हो गया। अब उस मुद्दे से कुछ ज़्यादा निकलना नहीं है, जितना निकल चुका था निकल चुका। दो सीट से 303 सीट तक आ गए। अब आगे का एक नैरेटिव गढ़ना है जिसमें बाकी सारे नैरेटिव्स जो हैं, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो कड़वी बातें कही जाती हैं, वो सब गौण पड़ जाएं और लोग एक नए सपने की तरफ बढ़ जाएं। नहीं, आपने 2 से 303 का आंकड़ा कहा, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। 303 तो 2019 में आए। राम मंदिर जब दरअसल आकार साकार लेकर स्थापित हो गया, तब वो 240 पर अटक गए। हाँ, तब नीचे गिर गए, वो 370 सोच रहे थे। इसीलिए मैंने कहा ना, आपने मेरी बात कहा कि राम मंदिर से जितना उस मुद्दे से उसका जितना दोहन करना था, वो दोहन 2024 तो फिर इस से मुद्दे पहले पर हो चुका इतना था। विमर्श क्यों हो रहा है? ये नया मुद्दा है, नया सपना है ना। ये जो राकेश शुक्ला जी ने कहा, बड़ी बारीक बात कही, ये नया सपना दिया जा रहा है कि अब राम मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक हो गया, नौकरी लग गई युवा की, 370 हट गया, अब लाठी डंडे खाना खत्म हो गया, नौकरी किसानों की आय दोगुनी हो गई, 2/3 जनसंख्या ये किसानी सब पर निर्भर है। सारे मुद्दे इस कारपेट के नीचे छिप जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की जो कालीन है ना, उन्नाव की वो बहादुर बेटी जो है, उसको इंसाफ मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की जो कालीन है, भगवा कालीन, उसके नीचे सारे मुद्दे दब जाएंगे। वो देश के युवा को एक बार फिर से आप हिंदू राष्ट्र के जुर्म में डाल दीजिए। इसीलिए कुछ कथावाचक हिंदू राष्ट्र यात्राएं निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बिहार में यात्रा निकाल चुके हैं हिंदू को लेकर के, और ये हिंदू शब्द को लेकर इतना मानस बना दो जैसे राम मंदिर का बनाया था। जब सुनिए, जब राम मंदिर पर बहस शुरू हुई थी तो यही तो हम लोग कहते थे कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। लेकिन होते 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 राम मंदिर का ऐसा मानस बन गया कि सब चुप हो गए और राम मंदिर बन गया। नहीं, कल तो एक और कल कमाल का तमाशा हुआ। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति वो नमाज पढ़ने चला गया। वो नमाज पढ़ने चला गया। वो ब्रेकिंग न्यूज थी, वो आज तक खबर चल रही है। अरे कोई दिमागी रूप से अस्थिर आदमी है, उसे लेकर भावनाएं आहत या परेशान होने की खबर कहां से आ गई? मेरी तो ये नहीं समझ में आता है कि वो नमाज पढ़ रहा था। हाँ, नमाज क्या है? ईश्वर की आराधना है। अगर आप मस्जिद के कोने में जाके बैठ के मन में गायत्री मंत्र का जाप करने लगो तो कौन सा अपराध हो जाएगा? हाँ, मैं तो हम लोग तो कई बार कर चुके हैं। हाँ। वो नमाज, अगर वो नमाज के अलावा कोई ऐसा काम करता तो अपराध था। मान लीजिए वो भगवान राम के दरबार में गया से अस्थिर निकला, पुलिस ने वापस भेज दिया घर। तो मगर ये नया मानस है ना। हाँ। हम तो बचपन में जाते थे,
हम तो उस हिंदुस्तान पर के इस उस तरफ मानस रहने में वाले सिर्फ हैं कि बीजेपी बचपन पर में ही मंदिर में और मस्जिद पूरा में तो ठीकरा क्यों फोड़ा जाए, या आरएसएस पर? ये अखिलेश यादव इटावा में लायन सफारी के सामने केदारनाथ धाम बनाएंगे और जगन्नाथ मंदिर बनाएंगी दीघा में ममता बनर्जी। देखिए, ये वैचारिक जब मुद्दे कमजोर पड़ जाते हैं तब इस तरह के विकल्प ढूंढे जाते हैं, जो राहुल गांधी जनेऊ कुर्ते पे पहन करके अपने को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे। याद करिए 2000 गुजरात चुनाव था, और इसलिए इनका कोई असर होता नहीं है। आप बी टीम बन के नहीं कर सकते। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी बन के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता पर है। आस्था निजी होती है, आस्था ही हमारी नेशनल ऑब्सेशन हो गई है क्या? यही सबसे बड़ा विमर्श का सबसे विषय हो गया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ तो इसी को बनाना चाहता है विमर्श। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है। उन्होंने हिंदू धर्म ही त्याग दिया नहीं, था। उन्होंने ये क्या भूल कहा? जाते हैं आजकल। उन्होंने बाबा क्या साहेब कहा? भीमराव अंबेडकर को बड़ा कोट करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम राष्ट्र, हमें चाहिए प्रबुद्ध राष्ट्र। उनकी बहुत सी सिलेक्टेड राइटिंग्स को कि वो पाकिस्तान के बारे में, कट्टरपंथी मुसलमानों के बारे में क्या कहते थे, अरे भाई उन्होंने हिंदू धर्म ही छोड़ दिया, बहुत हो गए थे, ये भूल जाते हैं। वो तो रिडल्स ऑफ हिंदू धर्म, हिंदुइज्म और एनालिसिस ऑफ द कास्ट पढ़ लीजिए कि उनका क्या सोच थी। वो तो उनको सेलेक्टिव, विवेकानंद को सेलेक्टिव कोट किया जाता है। जबकि विवेकानंद का तो इसलिए मैंने जिक्र भी किया। पाकिस्तान से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, लगभग बराबर ही है। नहीं, ज्यादा है भारत में है। तो आप हिंदू राष्ट्र बना के क्या करना चाहते हैं भाई? जो अभी को शायद अभय जी कह रहे थे या विजय जी कह रहे थे, या हम सब, दुनिया में विकसित राष्ट्र को, बगल में ईरान देख लीजिए ना। 1989 में जो 79 में जो इस्लामिक क्रांति हुई, धर्म के नाम पर तो हुई ना। आज क्या हालत है वहाँ? सड़कों पर लोग क्या कर रहे हैं? तो धर्म की घुट्टी पिला के 10-20 साल आप चला सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान है। तालिबान ने क्या कर दिया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने अखिलेश जी और ममता जी का जिक्र किया, तो मुझे लगता है उनको एहसास हो गया है कि मानस बनाने का जो काम चल रहा है वो कहीं तीव्र न हो जाए। तो इसलिए उस मानस के साथ अपने को धीरे धीरे करके हमें एसोसिएट करना पड़ेगा यदि हमें राजनीति करनी है। तो आप अखिलेश जी को देखिए, जो मुख्यतः जो काम जिन्ना ने किया, क्या वही काम मौजूदा वक्त की सियासत नहीं कर रही? देखिए, जिन्ना जी ने जो किया वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया। अच्छा, यहाँ बारीकी से किया जा रहा है और यहाँ स्पष्टता के साथ नहीं किया जा रहा। मैंने आपसे कहा, जैसे विनोद जी ने भी कहा, मैंने आपसे कहा कि जो तमाम मुद्दे आप उठाए हैं, तो जिस तरीके से छोटी बड़ी नदियाँ सब समुद्र में समाहित हो जाती हैं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे में वो सारे मुद्दे समाहित हो जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे समाहित हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान से ही सारा समाधान निकल जाएगा। आम आदमी की, आपकी, मेरी, देश की जितनी समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान कीजिए और समाधान खोज लीजिए। इसी राह से हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या यही देश कल्याण है? यही राष्ट्रहित है? सोचिएगा इस बारे में। संडे का दिन है, थोड़ा वक्त भी है आपके पास। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।